नमस्कार कॉजलिस्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। दिन भर की तमाम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर नजर डाली जाएगी और शुरुआत करते हैं जहां पर चिप लगाकर पेट्रोल चोरी करने के मामले में आज अहम सुनवाई होगी। पेट्रोल पंप मालिकों की गिरफ्तारी में देरी को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यह सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार से सवाल किया गया था कि आखिर पेट्रोल पंप मालिकों की गिरफ्तारी में अब तक देरी क्यों की गई, गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं की गई। बताते चले आपको कि बीते दिनों एसटीएफ ने पेट्रोल पंप में चिप लगाकर गड़बड़ झाला करने के मामले को पकड़ा था और उसके बाद लगातार खुलासे किए थे। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जहां पर एसटीएफ की टीम ने लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई पेट्रोल पंपों पर चिप लगे होने के मामले का खुलासा किया था और उसके बाद आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। सुनवाई इस चीज को लेकर होगी कि आखिर गिरफ्तारी में देरी क्यों की गई, इन पेट्रोल पंप मालिकों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है। उसके चलते आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने सवाल पूछा था कि आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, आखिर वजह क्या है, और शायद ये वजह आज बतानी होगी। एसटीएफ लगातार कार्रवाई करते हुए यहां पर पेट्रोल पंप से खुलासे कर रहा था, लेकिन एक याचिका दाखिल की जाती है जिसमें यह पूछा जाता है कि पेट्रोल पंप मालिकों की गिरफ्तारी में आखिर देरी क्यों की गई। अब इस मामले पर लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान यहां पर लखनऊ बेंच में राज्य सरकार से सवाल किया गया था कि आखिर पेट्रोल पंप मालिकों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है। इस पर क्या कुछ सवाल के जवाब के तौर पर दाखिल किया जा सकता है, ये एक बड़ा मसला है। तो एसटीएफ ने बीते दिनों पेट्रोल पंप में चिप लगाकर गड़बड़ झाला करने वाले पेट्रोल पंपों के खुलासे किए थे। कार्रवाई लगातार जारी थी, लेकिन ये याचिका और इसको लेकर अब सुनवाई लगातार जारी है। तो 22 मई के अहम मामलों की हम बात कर रहे हैं जहां पर पेट्रोल पंपों में जिस तरह से धांधली की जा रही थी उसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। खुर्रम हमारे संवाददाता हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। खुर्रम, पेट्रोल पंप मालिकों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, ये सवाल पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी पूछा है, इसको लेकर क्या जवाब आज दाखिल किया जा सकता है? देखिए, देखना यही है अनुराग की राज्य सरकार का जवाब दाखिल करती है कि पंप पर चिप लगाकर पेट्रोल की चोरी हो रही थी और लगातार चोरी होती है, उसको लेकर के उनकी जो पेट्रोल पंप मालिक है उनकी गिरफ्तारी की नहीं हुई है। इस पर राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल करती है। सिर्फ राज्य सरकार नहीं बल्कि इंडियन ऑयल कंपनी को भी बताना है कि अभी तक की उनके जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, उनको निरस्त नहीं किया गया है। और याचिका में ये भी कहा गया है कि ये भी इंश्योर करें ऑयल कंपनीज की जिन लोगों के लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं इसकी वजह से उनके परिजनों को ये लाइसेंस ना मिले, यानी कि ये ना हो कि परिजन में ही लाइसेंस बढ़ जाए और उसके बाद का कोई मतलब रह ना जाए। और साथ ही ये भी पूछा है कोर्ट ने कि आखिर आप गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, एक हफ्ते में बताएं। तो आज इस पर हेयरिंग होनी, देखना ये होगा कोर्ट का रुख क्या होता है, राज्य सरकार का क्या जवाब आता। खुर्रम, इस पर तो नजर रहेगी कि राज्य सरकार क्या जवाब देती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानने वाली चीज है कि क्या इसके बाद पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसमें तेजी आएगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर राज्य सरकार क्या जवाब देती है पहले तो ये देखना होगा, उसके बाद ये भी देखना होगा कि वो जवाब का टोन क्या होता है। कि कई बार ये होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि कार्रवाई तेज होती है, बताया जाता है कि धरपकड़ करने के लिए आप कर क्या रहे हैं, जो मुकदमे हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये तमाम बातें हैं जिस पर नजर होगी अनुराग। खुर्रम, पिछली सुनवाई के दौरान यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या दलील दी गई थी, आखिर क्यों वे इस मसले को उठाना चाह रहे हैं कोर्ट के सामने कि एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान क्यों मालिकों की गिरफ्तारी नहीं की गई, इसके लिए दलील क्या दी गई है? देखिए, डॉक्टर अशोक निगम जिन्होंने याचिका दाखिल करी उनका साफ तौर पे कहना है कि इतनी बड़ी चोरी हो रही थी, अगर आप देखिए तो एक साल के अंदर करोड़ों रुपए के बारे न्याय के लिए पेट्रोल पंप मालिकों ने और खुलेआम चल रहा था। उसके बाद जब पकड़ में आया है उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो अगर इस तरीके से होगा, मन होता है हमारे आम जनता का, उसको आप किस तरीके से कर रहे हैं। कई पेट्रोल पंप तो ऐसे थे कि आपको 1 लीटर में 200 मिलीलीटर चोरी करते थे। तो तमाम बातें बड़ी सीरियस थी। उन्होंने कहा और याचिका में इस बात कहा गया है कि मामला है, ये इकोनॉमिकल बंदिंग का मामला है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं ये एक तरीके से स्कैम है। उन्होंने स्कैम की तरह इसको प्रेजेंट किया है। जी, तो आपने कहना था कि अगर अभी लगाम नहीं लगती है तो जाहिर सी बात है आगे जो और बड़े पेट्रोल पंप हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा
क्योंकि ये माना जाएगा कि आप चोरी पकड़ी जाती है, लेकिन कार्रवाई जिस तक नहीं होती जिस तक तो होनी चाहिए। तो हौसले पस्त होंगे, अगर गिरफ्तारी होगी तो देखना ये होगा कि आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच क्या होता है इस पर। चलिए ठीक है खुर्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अहम मसला और उस पर सुनवाई आज की जाएगी लखनऊ बेंच में, जहां पर हाईकोर्ट में ये सुनवाई होनी है। पेट्रोल पंप मालिकों की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई है, याचिकाकर्ता की तरफ से ये सवाल पूछा गया, इसमें देरी क्यों की गई, और यही सवाल हाईकोर्ट में भी पूछा गया है राज्य सरकार से। आज राज्य सरकार इस पर जवाब दाखिल कर सकती है, वो जवाब क्या होगा और इस मामले में कितनी तेजी आएगी, इसके बाद ये देखने वाली चीज है। इधर मिर्जापुर में हुई ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया को निरस्त करने के यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। धर्मेंद्र पांडे और अन्य ने याचिका दाखिल की है। जस्टिस PKS बघेल की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। गौरतलब है कि चयन प्रक्रिया में धांधली की शिकायत के बाद भर्ती रद्द की गई थी। तो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का यह पूरा मामला है, जहां पर मिर्जापुर में हुई इस परीक्षा में चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए थे। इसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया। यूपी सरकार ने इसे निरस्त करने के आदेश दिए थे। इसके बाद याचिका दाखिल की गई, धर्मेंद्र पांडे और अन्य ने याचिका दाखिल की गई है। जस्टिस PKS बघेल की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाएगी, जहां पर चयन प्रक्रिया में धांधली की शिकायत के बाद भर्ती परीक्षा रद्द हुई थी। तो निरस्त करने के खिलाफ यह याचिका दाखिल की गई है। आलोक हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आलोक, पूरा मामला आपसे समझने की कोशिश करेंगे और फिलहाल यहां पर कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्या कुछ देखा जा सकता है? देखिए अनुराग, वर्ष 2015 में मिर्जापुर में 62 पदों के ग्राम विकास अधिकारी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ हुई थी और इसके बाद 62 पदों पे जो अंतिम लिस्ट यानी कि फाइनल लिस्ट चयन की जारी कर दी गई थी। विष्णुकांत तिवारी व अन्य कई अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा कि मिर्जापुर में ग्राम विकास अधिकारियों की जो भर्ती परीक्षा हुई है उसमें व्यापक पैमाने पर अनियमितता और धांधली बरती गई है। इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को, जो 62 पदों पर ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया हुई थी, उसको निरस्त कर दिया था, रद्द कर दिया था। इसके बाद धर्मेंद्र पांडे व अन्य अनेक अभ्यर्थी, जो चयनित अभ्यर्थी थे, उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 20 मई 2016 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जो महिला अभ्यर्थी इसमें चयनित हुई थी उनको नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दे दिया था। ये धर्मेंद्र पांडे व अन्य जो अभ्यर्थी, इन्होंने कहा कि अगर महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दे दिया गया तो उसी परीक्षा में ये लोग शामिल हुए थे, लिहाजा इनको भी नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। पूरे मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। राज्य सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। आज जस्टिस PKS बघेल की कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अनियमितता और धांधली की शिकायत सही पाए जाने पर जिला विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। पूरे मामले में राज्य सरकार बैकफुट पे आ गई थी, उसने पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था, रद्द कर दिया था। आलोक, जब इस पूरे मामले की जांच हुई, जो आरोप लगे हुए हैं वो सही पाए गए, तो उसके बाद याचिकाकर्ताओं का क्या कुछ कहना है? याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि जो भर्ती परीक्षा हुई थी वो बेहद साफ सुथरे तरीके से की गई थी, पारदर्शिता बरती गई थी, पूरे जो नियम कानून थे उसका पालन किया गया था। लिखित परीक्षा हुई, साक्षात्कार हुआ, इसके बाद नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, कहीं भी अनियमितता और धांधली नहीं की गई थी। जो उनका चयन हुआ है वो सही तरीके से किया गया था और लिहाजा उनको नियुक्ति पत्र जारी किया जाए, क्योंकि नौकरी का मामला है और नियुक्ति पत्र जारी करने में ऐसी कोई बाधा नहीं थी। राज्य सरकार ने जो भी एलिजिबिलिटी मांगी थी, यानी कि जो भी योग्यता मानी थी, वो योग्यता के समकक्ष थे। लिहाजा इतने सालों से भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है, जिससे उनका भविष्य आधार में पड़ा हुआ है, वो और कोई उनके सामने विकल्प नहीं है। तो इसी पूरे मुद्दे पर महिला अभ्यर्थियों, जो 12 पद महिलाओं के लिए थे, वो ग्राम विकास अधिकारियों के लिए, उस पर तो नियुक्ति पत्र जारी करने का इलाहाबाद हाईकोर्ट से आदेश हो गया था, लेकिन जो 50 पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए थे उस पर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश नहीं हुआ था। तो धर्मेंद्र पांडे व अन्य ने यह याचिका दाखिल की कि उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि वो भी इस पूरी भर्ती परीक्षा में सफल घोषित हुए थे, चयनित हुए थे। इससे आलोक, याचिकाकर्ताओं के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर आता है, लेकिन यहाँ पर अगर सरकार की बात करें तो सरकार अपनी तरफ से कौन से पक्ष रख सकता है? क्योंकि राज्य सरकार ने ये पूरी भर्ती प्रक्रिया आरंभ करवाई थी, भर्ती प्रक्रिया
में सारी प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसके बाद उनको जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया था। राज्य सरकार की तरफ से ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया था। इसके बाद एकदम से राज्य सरकार बैकफुट पे आ गई, उसने जिला विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया और पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। तो बिल्कुल जो 62 अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए थे उनके भविष्य अधर में लटक गया, उनके सामने बिल्कुल रोजी रोटी का संकट, नौकरी का संकट था। इसीलिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और ये कहा कि नियुक्ति पत्र उनको दिया जाए। उनका चयन सही तरीके से हुआ है, नियम की जो शर्तें थे उसको उन्होंने पालन किया, योग्यता जो मांगी गई थी वो उसमें फिट बैठते थे, जो योग्यता का पैमाना था उसमें वो फिट बैठते थे, लिहाजा उनको नियुक्ति पत्र जारी किया जाए, ये उनकी मांग थी। 12 महिला अभ्यर्थियों को राहत मिल चुकी है। आज पुरुष अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। धर्मेंद्र पांडे व अन्य की यह याचिका, इस पर जस्टिस पीकेएस बघेल की कोर्ट सुनवाई करेगी और ये पूरा मामला मिर्जापुर में ग्राम विकास अधिकारियों के 62 पदों पे। ठीक है, यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आज जब सुनवाई होगी तो उसमें क्या और पहलू रखे जाते हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से, क्योंकि एक स्ट्रांग पॉइंट तो उनकी तरफ से नजर ही आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार का विपक्ष सुनना इसमें बेहद जरूरी होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। जाधव पर पहली बार पाकिस्तान ने तोड़ी चुप्पी। जाधव के सुरक्षित होने के पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दिए संकेत, कहा आईसीजे के आखिरी फैसला आने तक नहीं दी जाएगी फांसी। यूपी सरकार के समाज कल्याण विभाग की तमाम योजनाओं में खत्म होगा अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाला 20% का कोटा। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने इस कोटे को खत्म करने पर दी सहमति। जल्द कैबिनेट के सामने लाया जाएगा प्रस्ताव। आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की हत्या करने के लिए 50 करोड़ रुपए का ऑफर। विदेश जाई कॉल, पुलिस ने एफआईआर कर शुरू की जांच। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा आज से होगा शुरू। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मंगलवार को अफ्रीकी विकास बैंक समूह की वार्षिक बैठक में भी होंगे शामिल। मिशन 2019 में जुटे अमित शाह। आज 3 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर निकलेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बूथ स्तर पर बीजेपी को मजबूत करना लक्ष्य। नालागोंडा जिले का करेंगे दौरा। विमान जैसी सुविधाओं से लैस पहली लग्जरी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस आज से पटरी पर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु हरी झंडी दिखाकर करेंगे मुंबई से गोवा के लिए रवाना। चलिए कॉज लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, जहां बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज से सीबीआई की विशेष अदालत में रोजाना सुनवाई होगी। इस अदालत में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 अन्य नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलाया जाएगा। इससे पहले बाबरी विध्वंस मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कई बीजेपी नेताओं पर आपराधिक मामला चलाने का आदेश सुनाया था। इस केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लखनऊ बेंच को 4 हफ्ते में इस मामले की सुनवाई शुरू करनी होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि जब तक कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल हैं तब तक उन पर कोई केस दर्ज नहीं हो सकता। जिन 13 लोगों पर मुकदमा चलेगा उनमें एलके आडवाणी, उमा भारती के साथ साथ साध्वी ऋतंबरा, सतीश प्रधान, चंपत राय बंसल, मृत गिरिराज किशोर के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने 6 अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनकर यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या ढांचा के मुकदमे की सुनवाई 25 साल से लंबित होने पर चिंता जताते हुए टिप्पणी भी की थी। कोर्ट ने कहा था कि मामले की रोजाना सुनवाई कर 2 साल में निपटा देना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने आडवाणी, जोशी सहित अन्य नेताओं का मुकदमा रायबरेली की अदालत से इस मामले पर नजर डाले तो सीबीआई ने हाईकोर्ट के 20 मई 2010 के आदेश को चुनौती दी है। इनमें कुल 21 नेताओं को पहले से ही आरोप मुक्त कर दिया जा चुका है। अब इनमें लालकृष्ण आडवाणी, जोशी सहित 8 नेताओं पर रायबरेली की अदालत में मुकदमा चल रहा है। कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को दोषी करार दिया था। अब इस मामले पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा कि किस दोषी को क्या सजा दी जानी चाहिए। स्पेशल सीबीआई जज भारत पराशर ने कोयला मंत्रालय के तत्कालीन ज्वाइंट सेक्रेटरी के एस क्रोफा, तत्कालीन डायरेक्टर केसी समारिया और अन्य को भी दोषी ठहराया था। इन लोगों को मध्य प्रदेश में थेसगोडा बी रुद्रपुरी कोयला ब्लॉक का अलॉटमेंट KSSPL को करने में कथित अनियमितताओं के मामले में दोषी ठहराया गया है।
अदालत ने सीए अमित गोयल को इस मामले में बरी कर दिया था। इधर गुप्ता, क्रोफा और समारिया के अलावा अदालत ने कंपनी KSSPL और उनके एमडी पवन कुमार आहलूवालिया को भी दोषी ठहराया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने आरोप लगाया था कि KSSCL की ओर से कोयला ब्लॉक के लिए दायर किया गया है आवेदन अधूरा था और जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक न होने के कारण इसे मंत्रालय की ओर से खारिज कर दिया जाना चाहिए था। इधर सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने अपने नेटवर्थ और मौजूदा क्षमता को गलत बताया था। विनय वत्स हमारे साथ ILRF सदस्य जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से पूरा मामला है और इसमें कानूनी पेचीदगियां क्या है। अनुराग, इस मामले में जो पूर्व कोयला सचिव थे HC गुप्ता, उनको दोषी करार माना गया है। इनके अलावा जो दूसरे अक्यूज हैं, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी KS क्रोफा और साथ में तत्कालीन डायरेक्टर KC समारिया जो है, इन लोगों को भी दोषी माना गया है। और इस मामले में शुक्रवार को इन्हें अक्यूज मान लिया गया है और आज इनके जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस है, पनिशमेंट है, उस पे आज सुनवाई होनी बाकी है। विनय, यहाँ पर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, यानी कि आज सजा का ऐलान होगा। किन किन धाराओं के तहत ये सजा का ऐलान किया जाएगा और क्या अलॉटमेंट होगा सजा का? विनय, आप सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, विनय तक आवाज हो सकता है ना पहुंच रही हो, लेकिन आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। यहां पर फैसला जो है वो सुरक्षित रखा जा चुका है। पूर्व कोल सचिव SC गुप्ता को यहां पर दोषी ठहराया गया है मामले में और आज इसमें सजा का ऐलान होना है। इधर JNU मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि कुछ छात्र बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर कॉलेज के प्रशासनिक कामों में रुकावट पैदा करते हैं। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि यह पूरा मामला मध्यस्थता से सुलझाया जाए। छात्रों के संगठनों की तरफ से सुनवाई के लिए कुछ छात्रों के नाम देने के आदेश दिए गए थे। पिछली सुनवाई में अलग अलग संगठनों से 4 प्रतिनिधियों के नाम चुने गए थे। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया था कि JNU कैंपस में CCTV लगवाने के लिए अर्जी भी दाखिल की जाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट में आज JNU मामले की सुनवाई होगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि कुछ छात्र बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर कॉलेज के प्रशासनिक कामों में रुकावट पैदा करते हैं। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि यह पूरा मामला मध्यस्थता से सुलझा लिया जाए, लेकिन शायद इसमें बात नहीं बनी। छात्रों के संगठनों की तरफ से सुनवाई के लिए कुछ छात्रों के नाम देने का आदेश दिया गया था। इधर पिछली सुनवाई में अलग अलग संगठनों के 4 प्रतिनिधियों के नाम भी चुने गए थे। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया था कि JNU कैंपस में CCTV लगवाने के लिए भी अर्जी दाखिल की जाए। तो यूनिवर्सिटी का आरोप है कि कुछ छात्र बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर कॉलेज के प्रशासनिक कामों में रुकावट पैदा कर रहे हैं और इसी को लेकर इस मामले पर आज सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने पहले कॉलेज प्रशासन को नसीहत दी थी कि आप मध्यस्थता से ही इस पूरे मामले को सुलझा लें, लेकिन शायद उसमें बात नहीं बनी और आज मामले की कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी सजेशन दिया था कि आप CCTV लगाने के लिए अर्जी दाखिल कर दें और वहां पर इस चीज पर नजर बनाई जा सके कि वहां पर छात्र किस तरह से और कौन कौन सी गतिविधियों में शामिल हैं। कॉलेज के प्रशासनिक कामों में रुकावट पैदा करने का आरोप है और जो छात्र हैं उनकी तरफ से भी कुछ छात्रों के नाम जो है वो नामित करने की बात कही गई थी। कोर्ट की तरफ से पहले मध्यस्थता का सुझाव दिया गया। छात्रों के संगठनों की तरफ से सुनवाई के लिए कुछ छात्रों के नाम देने के भी आदेश दिए गए हैं। तो JNU से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो गंभीर आरोप यहां पर लगाए जा रहे थे माफ कीजिएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि कुछ छात्र जो हैं वो बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर वहां पर प्रशासनिक कामों में रुकावट पैदा करते हैं और उसको लेकर सुझाव भी कोर्ट ने दिया था। लेकिन फिलहाल आज इस मामले की सुनवाई होगी और इस सुनवाई में क्या कुछ खास निकल कर सामने आएगा ये देखने वाली चीज़ होगी। फिलहाल छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल से भी
कुछ छात्रों को चुनने की बात कही गई थी कोर्ट में, और साथ ही साथ यहां पर याचिकाकर्ता को आदेश दिया गया था कि वे सीसीटीवी लगाने के लिए एक अर्जी दाखिल करें। चलिए, फिलहाल के लिए कॉज लिस्ट में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।